हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं आरटीआई। आपने सुना होगा बहुत बार इसके बारे में, ठीक है ना, आरटीआई। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल में टच नहीं कर रहा हूँ। ये तो आपको नॉर्मल गूगल में भी कहीं भी मिल जाएगा आरटीआई। ठीक है, आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट था इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ठीक है ना, तो जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था इस आरटीआई एक्ट का वो ये था कि भाई आम आदमी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब उसमें क्या क्या नहीं ले सकता है वो इस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, आरटीआई में आपने सुना होगा कि भाई उसके खिलाफ आरटीआई दायर कर दी है, यहाँ आरटीआई दायर कर दी है, ये हो गया वो। ठीक है ना, आपने इसका नाम, आप इससे वाकिफ हो गए पहले भी, है ना। तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आम आदमी है उस तक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो उसको चाहिए। इसका ये सिर्फ एक मेन उद्देश्य है। मतलब ऐसा ना हो कि जो सत्ताधारी लोग हैं या जो बड़े पद पे जो लोग हैं वो जो कुछ भी मनमानी करे जा रहे हैं, उनके पीछे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का हक है। और उसको क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोगों के पैसों से इन सब का सब कुछ चल रहा है, देश पूरे हमारे पैसों से चल रहा है। तो हमको इस चीज को जानने का हक है कि भाई क्या चल रहा है सिस्टम, क्या क्या हमें इसके फला चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये है आपका आरटीआई। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें हम आरटीआई की मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम आरटीआई, अच्छा, आरटीआई के लिए करने क्या होता है, वो पर्सन को जो है रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उसके जो आपका पीडीएफ एडिटर होता है उसके थ्रू जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके, या फिर हाथ से हैंड रिटन जो है पूरा आपको लिखना पड़ता है। उसमें आपका सारा सब कुछ डिटेलिंग देनी पड़ती है। अच्छा, उसकी जो डिटेलिंग होती है ना, उसमें आपको अपनी कोई पर्सनल वो नहीं भेजनी है, अपने घर का पता, इस टाइप की चीज़ें नहीं भेजनी है। आपको बस उसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है अपने बारे में जिससे वो लोग आप तक कांटेक्ट कर सके, बस। ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। और जैसे ही वो करेगा, आपका भेजेगा, आप कहाँ भेजता है, क्या भेजता है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, जो रिफ्यूज्ड हो सकती है, इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिफ्यूज्ड। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, जो नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए आरटीआई। पहला तो वो है कि भाई जिसको जो है किसी कोर्ट ने या किसी अदालत ने जो है प्रतिबंधित किया है, किसने? कोर्ट ने। ठीक है, कोर्ट ने जो है इसको प्रतिबंधित किया हुआ है, ठीक है, फॉरबिडन है ये आपका, तो उसके बारे में आपको आरटीआई नहीं मिल सकती है। ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, अगर कोई चीज जो है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल है, कमर्शियली जो है, मतलब कुछ लेन देन से रिलेटेड है ना, मतलब लेन देन से रिलेटेड ऐसा लेन देन नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एक्सचेंज वाला मामला है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों पर, या किसी की जैसे ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेडिंग वगैरह जो होती है आपकी, है ना, उससे रिलेटेड है, किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई डील हुई है, उसके बारे में आप आरटीआई नहीं पूछ सकते हो। कोई कैबिनेट पेपर्स हैं, ठीक है, ये आपका सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा जो सदन होता है, उससे रिलेटेड उसमें कुछ पेपर्स वगैरह हैं, उसके बारे में आप उसको नहीं आप मांग सकते हो। ठीक है ना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो है ये आप एप्लीकेशन देते हो। पहला होता है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना, कमीशन। और दूसरा होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है ना। तो भाई अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंस है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है आपका, ठीक है ना, उसका
जो मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन होते हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं आपका, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो रहता है। दूसरा होता है कुछ ऐसे मेंबर जो आपका 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और इनको चूज कौन करता है, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में यहां पर आपको डिफरेंस पता लगेगा। द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स shall be appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of, पहला है द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपेट का क्वेश्चन है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, इसका चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का, जो सेंट्रल कमेटी है इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और स्टेट का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। इन दोनों में ये चीजें याद रखना, इसका होता है प्राइम मिनिस्टर, अगेन मैं बोल रहा हूँ, दूसरे का होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। यही ठीक है जो है डिफाइन करते हैं कि भाई यही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है। जो लोग अपोजिशन का जो लीडर होता है, विपक्ष का जो नेता होता है, ठीक है ना, उसका वो होता है इसमें। और दूसरा क्या होता है, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही इसको नॉमिनेट करता है, जो यूनियन आपका मिनिस्टर होता है आपका, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना, ये होता है। और वही सीएम में भी होता है आपका, जिसको सीएम अपॉइंट करता है। क्या क्या होता है, एक तो इसमें रहता है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है आपका, उसमें जो विपक्ष का नेता होगा वो। और दूसरा क्या होता है आपका, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर उस किसी बंदे को जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको नॉमिनेट करता है और वो जाके जो है आपका इसका वो बनता है, ठीक है। इतना सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फार्मेसी से रिलेटेड इसमें एज सच कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है ना। लेकिन हमको सिर्फ इतना जानना है कि आरटीआई का मेन, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, छोटा सा क्विक रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आरटीआई का जो मेन काम होता है वो होता है कि जो आम आदमी है उसको आम ना समझा जाए। अब देखिए मैंने कितनी गहरी बात बोल दी यहाँ पर, जो आम नागरिक है वो आम ना रहे, उसको खास बनाया जाए, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैंने बता दिया इसके। दूसरा क्या है, कुछ चीजें रिफ्यूज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फॉरेनर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, किसी की कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। कैबिनेट से रिलेटेड ये आपका सदन से रिलेटेड कुछ भी पेपर्स वगैरह हैं, ये सब कुछ आपको नहीं डिमांड आप कर सकते। डिमांड कौन करेगा, एक बंदा डिमांड करेगा, जिसको चाहिए वो आपका जो है लेटर में लिख के प्रॉपर उसका देगा। स्टैम्प पेपर वगैरह होता है, इसमें बहुत प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है ना। और अगर किसी भी चीज़ को कोर्ट ने बैन किया हुआ है उसका भी आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। उसके बाद दो इसमें कमेटी होती है, कमीशन होते हैं। एक होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दूसरा होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। एक का चेयरपर्सन होता है पीएम, दूसरे का होता है सीएम, ठीक है। तो इतना सा है ये। अब इसके बाद जो है एक लास्ट लेक्चर और बचा हुआ है, तो इस लास्ट लेक्चर को भी हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जूरिस्प्रूडेंस का पूरा जो सिलेबस है वो एज इट इज जो है आपके ये फिट फार्मा चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।